अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक सेकंड। तो ये चैप्टर 2 है, फंक्शंस। और इसमें हम वही, जरूरी नहीं है कि वन बाय वन जाएं थ्रू दी सब टॉपिक्स, लेकिन ये है कि इससे एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरफ करना चाहिए। तो अभी जो हम फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें हमें बस बेसिकली फंक्शन के डेफिनेशन पढ़ेंगे, डोमेन, रेंज, वन टू वन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन पढ़ लेंगे, लेकिन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे। फिर कॉम्पोजिशन और फिर ये जो कॉम्पोजिशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो फिर एक साथ ही पढ़ लें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें कुछ डिटेल है। तो वो अलग से पढ़ लेंगे बाद में। फिर वन टू वन फंक्शन वो तो चले हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो फंक्शंस बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आराम से हो जाएगा। तो यह है चैप्टर 2, फंक्शंस। फंक्शंस, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1। ओके। तो फंक्शंस के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? एक डेफिनेशन है, पता होनी चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन, इट इज अ रूल। इट एक रूल होता है। इट इज अ रूल विच असाइंस टू एवरी इनपुट एंड आउटपुट। बस इतनी सी बात है। इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। इट इज अ रूल विच असाइंस टू एवरी इनपुट एंड आउटपुट, मतलब आपको फंक्शन की शर्त यही है कि अगर आप इनपुट डाल रहे हैं तो लाजमी एक आउटपुट मिलना चाहिए। हम बेसिकली एक नंबर डालेंगे और अगर उस नंबर का आउटपुट नहीं मिला, तो मतलब हम उस नंबर को जो हमने शुरू में एज एन इनपुट प्लग इन किया, तो वो वी विल नॉट एक्सेप्ट इट एज एन इनपुट, क्योंकि हमें कोई आउटपुट ही नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि अगर मैं y की वैल्यू 2x+3 है, तो इसमें जो x होता है ये हमारा इनपुट होता है। आप x की वैल्यूज डालते रहेंगे इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर प्लग इन करते रहेंगे और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग y मिलता रहेगा, ये आपका आउटपुट होगा। सही है। अब वो जो रूल है ना, ये जो रूल है, इट इज द फंक्शन इटसेल्फ। मतलब रूल इस केस में क्या है कि आपने एक इनपुट डाला, तो वो इनपुट क्या हो जाएगा? डबल। कोई भी इनपुट डालेंगे वो डबल हो जाएगा और फिर उसमें 3 ऐड हो जाएगा। तो यही तो आपका रूल है। तो इन अदर वर्ड्स यही आपका रूल है या आपका ये फंक्शन है। तो फंक्शन या रूल क्या करेगा? इनपुट को ट्वाइस कर देगा और फिर उसमें 3 ऐड कर देगा। तो फंक्शन क्या होता है? एक रूल। सही है। एंड इट असाइंस टू एवरी इनपुट एंड आउटपुट। तो कोई भी अगर आप नंबर इसके अंदर प्लग इन करेंगे तो आपको एक आउटपुट मिलना चाहिए। अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा तो वो जो आपने नंबर प्लग इन किया है वो इनपुट में कभी एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो वो हम इसको बोलेंगे ही नहीं कि कभी कि हमने एज ए इनपुट कभी उस नंबर को डाला था। वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट नंबर एज एन इनपुट। और एग्जाम्पल सभी आएंगे। अच्छा, इनपुट का जो मैथमेटिकल टर्म है वो है डोमेन। और ये जो आउटपुट है इसका जो मैथमेटिकल टर्म है वो है रेंज। किसी ने अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा हो तो उसको कोड डोमेन भी बोलते हैं। वैसे बोलते नहीं है, लेकिन कोड डोमेन इंटायरली डिफरेंट चीज है। लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूँ कि जो आउटपुट होता है ना वो एक्चुअली आपका कोड डोमेन होता है। जो आपका आउटपुट होता है वो एक्चुअली कोड डोमेन होता है, रेंज नहीं होता। लेकिन ए लेवल में हम इसको नहीं पढ़ते, हम ये रेंज पढ़ते हैं। तो ये बात इतनी समझने की बात नहीं है, इसको भूल जाए अभी के लिए। तो जो आपका आउटपुट होगा वो आपका रेंज होगा। सही। ये उसके मैथमेटिकल टर्म्स हैं। ओके। एक एक कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2x² - 6, ये इट्स अ फंक्शन। उसका रूल क्या है कि वो कोई भी इनपुट को स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करके उस रिजल्ट में से 6 सब्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये आपका रूल है, ये आपका फंक्शन है। इसमें ये हमारा x ये जो होता है हमारा इनपुट होता है और ये y हमारा आउटपुट होता है। ओके। ओके, अब हर फंक्शन के साथ, दिस इज अ फंक्शन, ओके, दिस इज अ फंक्शन। अब हर फंक्शन के साथ एक डोमेन कनेक्टेड होता है। एक डोमेन, या आपका इनपुट, लिस्ट ऑफ इनपुट्स होंगे, बेसिकली लिस्ट ऑफ इनपुट्स, या फिर इनपुट्स ही बोल दें। सही। तो हर फंक्शन के साथ एक डोमेन जुड़ा हुआ होता है। डोमेन बेसिकली आपका इनपुट्स या लिस्ट ऑफ इनपुट्स होता है कि आप कौन कौन सी वैल्यूज इसके अंदर डालेंगे इनपुट्स एज इनपुट्स, और फिर कौन कौन सी आप आउटपुट्स निकालेंगे। सही है। अगर एक फंक्शन के साथ इनपुट नहीं दिया हुआ हो तो फिर कोई भी नंबर आप प्लग इन कर सकते हैं मोस्ट लाइकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं y = 3x+6, मैंने इसकी डोमेन स्पेसिफाई नहीं की। अगर मैंने डोमेन स्पेसिफाई नहीं की तो समझ जाए कि इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स हैं। आप कोई भी रियल नंबर प्लग इन कर दें तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। तो इसको हम यूं भी लिखते हैं, या आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं कि जो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर्स। सही। सेट की नोटेशन जरूरी होती है।
कि हम सेट बनाते हैं और फिर बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रियल नंबर्स होंगे। तो वो दुनिया के सारे रियल नंबर रख लिया है। सही है। सेट नोटेशन से ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस हम जितने भी नंबर्स होते हैं उनको सेट के अंदर इंक्लोज करना पसंद करते हैं। अगर मैं आपको ये फंक्शन दे दूं 3x-7, और मैंने यहाँ पे लिख लिया कि x इक्वल्स टू लेट से ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो मैंने ये मतलब डोमेन स्पेसिफाई कर दी। सही है। तो आप इसको तो यूं भी लिखा जा सकता है कि डोमेन सारे वो नंबर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यूं भी आप लिख सकते हैं। वैसे इसको सही से लिख लेना चाहिए। सही से लिखेंगे ना तो एक्चुअली यूं होगा, सारे वो रियल नंबर, सारे वो x सच दैट x रियल नंबर्स हो, और सारे वो x सच दैट x इज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये इसकी प्रॉपर लिखने का तरीका है, लेकिन मोस्ट लाइकली आप यूं नहीं लिखेंगे, आप यूं लिखेंगे। तो डोमेन देखे मैंने इसमें स्पेसिफाई कर दी। ओके। अगर मैं आपको ये फंक्शन दूं और लेट से मैंने डोमेन स्पेसिफाई कर दी, तो फिर आप इनपुट्स 2 या 2 से ज्यादा ही प्लग इन करेंगे फिर, और हम इनपुट्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो कहीं कहीं फंक्शन के साथ डोमेन दी हुई होगी, कहीं कहीं नहीं दी हुई होगी। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये फंक्शन दे दूं, अगर मैंने आपको ये फंक्शन दे दिया और मैंने डोमेन स्पेसिफाई नहीं की, तो आप ये मत समझिएगा कि इसका जो डोमेन है वो ये है। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्या आप स्क्वायर रूट के अंदर दुनिया का कोई भी रियल नंबर प्लग इन कर सकते हैं? नहीं। ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर्स प्लग इन नहीं कर सकते। सही है। तो इसका एक्चुअल जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इसकी जो डोमेन होगी वो फिर ये होगी कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जहां जहां डोमेन नहीं लिखी हुई हो, तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है कि डोमेन क्या क्या हो सकता है। अब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोई भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी नंबर रख लें, बस 0 0 से बड़ा होना चाहिए, और कोई इसमें कंडीशन नहीं है। सही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें तो बिल्कुल ही कोई कंडीशन नहीं है, तो कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें मैंने डोमेन स्पेसिफाई कर दिया, इन अदर वर्ड्स कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। इसमें मैंने डोमेन स्पेसिफाई कर दिया, इन अदर वर्ड्स कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि जो आप नंबर्स प्लग इन करेंगे, जो आप नंबर्स प्लग इन करेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होने चाहिए। इस पे कोई कंडीशन नहीं है, इन अदर वर्ड्स इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये फंक्शन दूं और बोलूंगा डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये मत करिए, ये मत समझिए कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर डोमेन में है। वो फंक्शन की नेचर भी देखनी होती है। तो ऑब्वियसली इसकी जो फिर जो नेचर है वो ये है कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। सही है। तो अगर मैं आपको ये फंक्शन दूं और कोई भी डोमेन स्पेसिफाई ना करूं, तो समझ जाए कि जो इसकी जो डोमेन है वो फिर ये बात हो रही है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, हो सकता है कि मैंने ये फंक्शन वापस लिखा और मैंने डोमेन अपनी तरफ से स्पेसिफाई कर दी। हाँ, फिर मसला नहीं है। सही है। लेकिन अगर ये ना लिखा हो तो फिर ऑब्वियसली ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ। अब इसमें ये मत समझिएगा कि जो डोमेन है वो ये है, नहीं। क्यों? इसकी जो डोमेन होगी वो दुनिया के सारे नंबर्स तो होंगे, लेकिन फिर एक और एडिशनल शर्त क्या, कि एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो जो जो इसका जो इनपुट है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे अगर आप 0 रखेंगे, तो लेट से कि 1/0 आपने बोल तो दिया, लेकिन 1/0 क्या है? वी डोंट नो व्हाट 1/0 इज। 1/0 इज अनडिफाइंड। तो जब 1/0 अनडिफाइंड होता है, तो इसका मतलब है कि कोई एक नंबर नहीं है। जब एक नंबर नहीं है तो एक आउटपुट नहीं है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर 1/x के अंदर 0 प्लग इन करूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1/0। लेकिन 1/0 एक वैलिड रिजल्ट नहीं है, उसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स को एक नंबर नहीं आएगा, एक वैलिड आउटपुट नहीं आएगा। तो जब आउटपुट नहीं आएगा, तो मैं पहले बता चुका हूँ, जो नंबर आपने ओरिजिनली प्लग इन किया, दैट इज इट इज नॉट एक्सेप्टेड एज एन इनपुट। सही है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी y इक्वल टू 1/x हो, तो समझ जाएं कि इसकी जो डोमेन है वो ये तो है, और साथ में शर्त ये भी है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ये हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से एक डोमेन स्पेसिफाई कर दूं कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हाँ, तो हो सकता है मैंने एक अपना फंक्शन आपको दे दिया और साथ में डोमेन भी दे दी कि जितने भी आप इनपुट्स डालेंगे बस वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होने चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अदर नंबर। सही है, एक्सेप्टेड है। लेकिन ये देखें, ये भी चीज का पता होना चाहिए। तो ये डोमेन कुछ भी नहीं है। डोमेन इज नथिंग मोर देन द इनपुट, रेंज इज नथिंग मोर देन द आउटपुट। अब और एग्जांपल्स करते हैं। अब आपके पेपर में ये होगा कि कुछ कुछ फंक्शंस दिए हुए होंगे और उसकी आपको डोमेन निकालनी होगी। फॉर एग्जांपल एक सवाल कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू 3x-6, तो बहुत आसान है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, कि दुनिया का और रियल नंबर्स। सही है। तो आप यूं भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि डोमेन इज इक्वल्स टू द सेट कंटेनिंग x सच दैट x इज एनी रियल नंबर। या आप यूं भी लिख सकते हैं कि डोमेन
इज द सेट ऑफ ऑल, ये मेन चीज है, ऑल रियल नंबर्स। सही। दुनिया का कोई भी रियल नंबर आप इसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं। ओके। अगर मैं आपको ये फंक्शन दे दूं, अब कैसे करेंगे? तो जानबूझ के थोड़ा मैंने चेंज कर लिया। तो अब आपने देखना है कि स्क्वायर रूट के साथ बस एक शर्त होती है। स्क्वायर रूट के साथ शर्त ये होती है कि इनपुट जो भी आप स्क्वायर रूट के अंदर प्लग इन करेंगे बस वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी हो, बस नेगेटिव ना आए, बाकी मसला नहीं है। तो ये जो पूरी चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ओके। तो ये जो पूरी चीज है कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये पूरी चीज क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। इन अदर वर्ड्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नॉन नेगेटिव बोला जाता है। तो ये हो जाएगा 3/2। तो अगर आप एक्स की वैल्यू 3/2 लेंगे या उससे ज्यादा, या 1/1.5 या उससे ज्यादा, तो ये जो चीज है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये तो जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जीरो या जीरो से बड़ा नंबर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, तो एक वैलिड आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो इसका जो डोमेन है वो फिर आप लिखेंगे कि ऑल एक्स सच दैट दैट दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। यूं भी लिख सकते हैं, क्या यूं लिखेंगे कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। या यूं भी लिख सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। इसी तरह अगर मैं आपको ये बोलूं कि फाइंड द डोमेन ऑफ लेट्स से 4 - अपॉन एक्स, तो इसकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि द डोमेन इज ऑल एक्स सच दैट दे आर रियल नंबर्स, मतलब दुनिया का कोई भी रियल नंबर प्लग इन कर दें, और एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। सही। या आप इसको सिंपली यूं भी लिख सकते हैं कि ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। सही। या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। सही। या फिर आप डायरेक्टली यूं भी लिख सकते हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्स कैन बी एनी रियल नंबर बट एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। बहुत डिफरेंट तरीके हैं इसको लिखने के। उसके तो जीरो के अलावा आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर प्लग इन कर दें, आपको एक वैलिड आउटपुट मिलेगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन इज फुलफिल्ड। और इसमें जो अगर आपको रूल देखना है या रूल या द फंक्शन देखना है, तो ये है कि वो हर इनपुट लेगा और वो फोर को फिर उस इनपुट से डिवाइड कर देगा। तो आप इनपुट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि इनपुट जो भी नंबर है, बस वो फोर को डिवाइड करके एक नया आउटपुट दे देगा। ये वाला करते हैं, थोड़ा चेंज्ड है। तो अब इसमें इसका डोमेन क्या होगा? तो वही बात है कि डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता। तो इन अदर वर्ड्स 4x - 3 जीरो नहीं हो सकता। तो इन अदर वर्ड्स एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 3/4। तो द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/4। तो सिंपली अगर हम इसको मैं डी लिख लूं डोमेन के लिए, तो दिस इज सिंपली नथिंग मोर देन दिस। 3/4 के अलावा कोई भी रियल नंबर आप इसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं, तो वो जीरो नहीं होगा आउट डिनोमिनेटर, तो फिर एक वैलिड आउटपुट आपको मिलता रहेगा। तो दीज नंबर्स आर वैलिड इनपुट्स। ओके। एक बस एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर लेता हूँ। अब ये चीज आ गई, अब क्या करें? तो सबसे पहले तो हमें पता है क्या? सबसे पहले हमें ये पता है कि द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। तो पहली शर्त, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि ये जो चीज है, ये जो पूरी चीज है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों? सबसे पहले तो स्क्वायर रूट को देखें। सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे? स्क्वायर रूट को। ओके। तो आपने पहले स्क्वायर रूट की शर्त लगाई। यहां से अगर आप इसकी वर्किंग करेंगे, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज भी हो वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स ये जो चीज है ये क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक बात तो ये हो गई, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आप जो भी नंबर प्लग इन करेंगे इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो। तो वैलिड एक्स निकाल रहे हैं, इन अदर वर्ड्स हम वैलिड डोमेन निकाल रहे हैं, इन अदर वर्ड्स हम वैलिड इनपुट्स निकाल रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इन अदर वर्ड्स एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/3। या फिर इन अदर वर्ड्स एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7/3। एक बात तो ये हो गई। ये तो स्क्वायर रूट का तो मसला हल हो गया। अब मसला ये कि द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। अब बात आ गई द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो पूरी चीज हो, मैं चाहता हूं कि जीरो ना हो।
और स्क्वायर रूट के अंदर एक हमें चीज पता है कि अगर आप चाहते हैं कि स्क्वायर रूट पूरा जीरो ना हो, तो बस उसका इनपुट जीरो ना हो, नहीं होना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर प्लग इन करूँ, कोई भी नंबर प्लग इन करूँ और आउटपुट जीरो आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि वो जो इनपुट होगा ना, वो खुद भी जीरो होगा। सिंपल सी बात है, आपने एक नंबर का स्क्वायर रूट लिया, आंसर जीरो आ रहा है, ऑब्वियसली द नंबर इटसेल्फ मस्ट बी जीरो, जो आपने जिसका स्क्वायर रूट लिया। ओके। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने देखा कि जो डिनोमिनेटर है वो पूरा ये है एंड इट कैन नॉट बी जीरो, लेकिन डिनोमिनेटर में आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि जीरो ना आए, तो इन अदर वर्ड्स ये जो पूरी चीज है ना, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऑब्वियसली ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपने स्क्वायर रूट लिया किसी चीज का और आप चाहते हैं कि जीरो ना आए, तो इन अदर वर्ड्स आप बेसिकली चाहते हैं कि ये जीरो ना आए। ओके, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। इस पे जरा सोचें समझें। तो दो इसमें बातें थी कि सबसे पहले तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। दूसरी बात, वो जो स्क्वायर रूट है, अब वो ये जो पूरा डिनोमिनेटर है, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, इन अदर वर्ड्स दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, इन अदर वर्ड्स एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 7/3, इन अदर वर्ड्स एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू, एक्स कैन नॉट इक्वल स्क्वायर रूट 7/3 और फिर -7/3। सही। तो आपने देखा यहाँ पे जो बेसिकली जो इक्वालिटी वाली कंडीशन है ना, यहाँ से हट जाएगी। तो आपके पास आ रहा है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 का स्क्वायर रूट, और फिर x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7/3। फिर आपने देखा कि x कैन नॉट बी इक्वल टू दीज नंबर्स। तो ये जो इक्वालिटी वाली कंडीशन हट जाएगी, तो अल्टीमेटली आपको जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि x मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7/3 का स्क्वायर रूट, और x मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7/3। वो जो इक्वालिटी की कंडीशन थी वो हट जाएगी, और वो इसलिए हट जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। तो ये इसका डोमेन है। मतलब अगर मैं ये नंबर्स लूंगा ग्रेटर देन 7/3 का स्क्वायर रूट या लेस देन नेगेटिव ऑफ 7/3 का स्क्वायर रूट, और इसके अंदर डालता रहूंगा, तो मुझे वैलिड नंबर्स मिलते रहेंगे, और फिर मैं उनको 4 से डिवाइड करके वैलिड आउटपुट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी नंबर रखेंगे, अगर आप 7/3 रख लें, उसका स्क्वायर रूट रख लें, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये रखेंगे या अगर आप ये रखेंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो ये चीज़ जीरो हो जाएगी एंड यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। उनके उसके अलावा अगर कोई नंबर रखेंगे 7/3, जैसे ये है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 है, और लेट्स से नेगेटिव ऑफ 7/3 का स्क्वायर रूट है, और ये रियल नंबर लाइन जा रही है। तो बेसिकली हमारा आंसर ये कह रहा है कि नंबर्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन दिस एंड नंबर्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्स इस रेंज में ले लें, अगर आप एक्स इस रेंज में ले लेंगे, तो होगा ये जो स्क्वायर रूट होगा ना, इसमें नेगेटिव नंबर आ जाएगा, या पॉसिबली ये स्क्वायर रूट के अंदर या तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा या जीरो इटसेल्फ आ जाएगा। तो वो फिर ऑब्वियसली मसले करेगा। तो कुछ फंक्शन से कभी कभी ऐसे डोमेन निकालनी पड़ती है बिल्कुल, और सिलेबस में है ये। तो रिकैप दे देता हूँ। इसमें एक्चुअली आपको दो देखने थे। एक तो पहले सबसे पहले कि स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज भी आनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तो ये चीज तो आ गई। फिर आपने देखा कि ये डिनोमिनेटर है, तो ये जो डिनोमिनेटर में ये जो पूरी चीज है, दिस कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, दिस कैन नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर ये चीज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती, तो अल्टीमेटली ये जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज है ये इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ से एक्स की ये वैल्यूज आ गई कि दे एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू टू दीज टू वैल्यूज। तो हमने देखा कि एक्स इसके बराबर नहीं हो सकता और एक्स इसके बराबर नहीं हो सकता। फिर हमने इस कंडीशन के साथ मिलाना है कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू दिस। तो दोनों कंडीशंस को देख के जो अल्टीमेटली ये कंडीशन आ रही है वो फिर ये आ रही है। सो ये दोनों को देख के चलना है कि एक कंडीशन ये कह रही है कि ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू दिस, ये कंडीशन कह रही है कि नॉट इक्वल टू दिस। तो सबको साथ लेके चलना है। तो ये इसके डोमेन है। तो y इक्वल्स टू 4/होल स्क्वायर रूट ऑफ 3x² - 7। तो इसका जो डोमेन आएगा वो फिर आप लिखेंगे और रियल नंबर सच दैट ऑल एक्स सच दैट दे आर रियल नंबर्स, और फिर कुछ शर्तें हैं कि x मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 एंड x मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7/3। इसको लिखने के और भी तरीके हैं।
तो डोमेन इज नथिंग मोर देन द इनपुट, रेंज इज नथिंग मोर देन द आउटपुट। और अगर आपको एक फंक्शन दे दिया गया है, सही है, और साथ में डोमेन नहीं दी गई, तो फिर कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे क्या क्या डोमेन हो सकता है, सही है। लाइन के केस में तो और रियल नंबर्स प्लग इन कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक के केस में भी आप, अगर डोमेन स्पेसिफाई नहीं की हुई, तो ऑब्वियसली और रियल नंबर्स आर पॉसिबल। मैं कोई भी दुनिया का रियल नंबर यहाँ पे प्लग इन कर सकता हूँ, मुझे एक वैलिड आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट के केस में या डिनोमिनेटर के केस में यू हैव टू मेक श्योर कि जीरो ना आए, नेगेटिव नंबर्स ना आए। तो जब डोमेन नहीं दी होगी, फिर आपको डोमेन निकालनी पड़ेगी। और फिर हमें बाद में ये भी देखना है कि रेंज कैसे निकलेगी, आउटपुट्स कैसे निकलेंगे, तो वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ डोमेन की बात खत्म हो गई, से डोमेन की बात खत्म हुई है और फंक्शन की डेफिनेशन की बात खत्म हुई है। हमने अभी रेंज पे बात नहीं की कि आउटपुट्स कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे। कि अगर मैं आपको एक फंक्शन दे दूं और आपको इनपुट भी दे दूं, कि डोमेन दे दूं, और मैं आपको बोलूं कि अब आप बताएं आउटपुट्स कौन कौन से हो सकते हैं, रेंज क्या क्या होगी, तो वो भी बाद में हम निकालना सीखेंगे। रेंज पे बाद में बात करेंगे। ओके, इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन भी बाद में देख सकते हैं। पहले वन टू वन फंक्शन में बताना चाहता हूँ। वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन का क्या मतलब है? वन टू वन फंक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। और सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? ऑब्वियसली बात है कि वन टू वन फंक्शन, तो फंक्शन तो आ गया, तो वो फंक्शन की डेफिनेशन तो सेटिस्फाई करेगा। मतलब फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली नेम में फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन का जो क्राइटेरिया उसको ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि इट इज अ रूल विच असाइंस टू एवरी इनपुट एन आउटपुट। एक बात तो ये हो गई, तो ये तो फंक्शन का क्राइटेरिया है, सही है। ये जो दूसरा क्राइटेरिया है ना, ये वन टू वन का क्राइटेरिया है, उसको भी सेटिस्फाई करेगा। और वो क्राइटेरिया क्या है? कि एवरी आउटपुट, वो जो भी आउटपुट आप इनपुट आप डालते रहेंगे, आप इनपुट डालते रहेंगे, आपको आउटपुट्स मिलते रहेंगे। वन टू वन फंक्शन की खास बात क्या है? कि एवरी आउटपुट इज डिफरेंट। इन अदर वर्ड्स, नो टू आउटपुट्स आर द सेम। या इसको यूं भी लिख सकते हैं कि नो टू आउटपुट्स आर इक्वल या द सेम, आर द सेम, आर द सेम। तो ये वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। आपने इनपुट्स डालते रहे, आउटपुट्स मिलते रहे, इनपुट डालते गए, आउटपुट्स मिलते गए। वन टू वन फंक्शन की एक बात ये है कि जितने भी आउटपुट्स होंगे ना, सारे डिफरेंट होंगे, कोई भी दो आउटपुट सेम नहीं होंगे, एवरी आउटपुट इज डिफरेंट। ओके, तो ये बात तो पता होनी चाहिए। तो इसको एक ये जो दो कंडीशंस है, इनको एक स्टेटमेंट में भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या होगी? वन टू वन फंक्शन का मकसद यूं भी लिखते हैं, वन टू वन फंक्शन। और वन टू वन फंक्शन की अब डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, कि इट इज अ फंक्शन या रूल, अ रूल या फंक्शन विच असाइंस टू एवरी इनपुट अ डिफरेंट आउटपुट। यूनिक भी बोला जाता है, अ यूनिक आउटपुट, अ डिफरेंट आउटपुट। ओके, अब वन टू वन फंक्शंस आपके सिलेबस में किस तरह है? वो इस तरह है कि आपको इस्तेमाल करना है द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, आपको फंक्शंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि वन टू वन है या नहीं, बताएं। तो उसके लिए एक टेस्ट है, और दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। मतलब जैसे कि एक फंक्शन मैंने दे दिया, तो ये वन टू वन होता है। आप लाइन के अंदर डिफरेंट एक्स प्लग इन करते रहेंगे, आपको डिफरेंट वाइज मिलते रहेंगे, कभी भी दो आउटपुट सेम नहीं होंगे। ओके, तो ये कैसे पता चलेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये कहता है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि हमेशा एक ही दफा टच करे ग्राफ को। जब मैंने कोई भी देखे हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई, तो देखिए एक ही जगह टच कर रहा है ग्राफ को, एक ही जगह टच कर रहा है ग्राफ को। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में आप हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहे हैं, वो आपके ग्राफ को एक ही दफा टच करे। मस्ट इंटरसेक्ट या टच बोल दें, योर ग्राफ या द ग्राफ एग्जैक्टली वंस। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो समझ जाएं कि आपका फंक्शन वन टू वन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये
कोई भी, अब जैसे यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, एक बंदे ने यहाँ बना दी और बोला कि भाई एक दफा टच करा है, इट्स अ वन टू वन फंक्शन। नहीं, आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते रहनी है लिटरली, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक। तो ये करते रहना है, करते रहना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस इन्फिनेटली मैनी बस बनाते रहनी है, और यू हैव टू मेक श्योर कि हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हर एक, ईच हॉरिजॉन्टल लाइन मस्ट टच या इंटरसेक्ट द ग्राफ एग्जैक्टली वंस। तो ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने तुक्के में बना दी जो एक दफा टच कर रहा है, ये तो टेंजेंट भी बोलते हैं इसको, तो उससे काम नहीं चलेगा, आप और भी बनाते रहें। तो देखें और कितनी सारी हैं जो फिर दो दो दफा टच करी हैं या फिर मोर देन वंस। तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का मैंने एग्जांपल दिया, एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं। तो दिस इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन, नॉट अ वन टू वन फंक्शन। अब मैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, अगर फंक्शन की स्ट्रिक्टली डेफिनेशन से बात करूं ना, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब ये वन टू वन फंक्शन क्यों नहीं है? ये वन टू वन फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 लें तब भी आउटपुट क्या आएगा? 4। एक्स की वैल्यू -2 लें तब भी आउटपुट क्या आएगा? 4। तो वन टू वन फंक्शन की बात ही यही है कि फॉर ईच इनपुट यू हैव अ डिफरेंट आउटपुट, अ यूनिक आउटपुट। तो यहाँ पे तो आपने 2 डाला तब भी आउटपुट वही आ रहा है, -2 डाला तब भी आउटपुट वही आ रहा है, तो बात खराब हो गई। तो इसलिए इट्स नॉट अ वन टू वन फंक्शन। सही है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ वन टू वन फंक्शन की। अक्सर ये जो लाइंस होती हैं या जो क्यूबिक फंक्शंस होते हैं, ये वन टू वन फंक्शंस होते हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक का, कि साइन एक्स, इट इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 डालूं तब भी वाई की वैल्यू 0 तो आ रही है, लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू पाई डालूं तो तब भी वाई की वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बनाने जाऊं तो देखें दो दो दफा टच हो रहा है। तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी एक्स एक्सिस पे, जो बिल्कुल एम्बेड हो जाएगी, तो वो भी फिर एक जगह यहाँ टच करेगी, मार्कर नया ले लेता हूँ, एक जगह यहाँ टच करेगी, एक जगह यहाँ टच करेगी, और फिर ऑब्वियसली भी करती रहेगी, यहाँ टच करेगी, यहाँ टच करेगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और साइन एक्स का ग्राफ भी ऑब्वियसली यहाँ रुक नहीं जाता, चलता रहता है। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो वो इन्फिनिटली मेनी टाइम्स इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि साइन एक्स का फंक्शन चलता रहता है। सही। तो साइन एक्स वन टू वन फंक्शन नहीं है, कॉस एक्स नहीं है इसी तरह। कॉस एक्स का ग्राफ ग्राफ देखें तो वो कुछ यूं होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते रहेंगे तो ऑब्वियसली मोर देन वंस इंटरसेक्शन हो रही है आपकी। तो दीज आर नॉट वन टू वन फंक्शंस। लेकिन आपकी जो लाइंस होती हैं, ये जो लाइन होती है, ये वन टू वन फंक्शन होता है। आप जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते रहें, जितना भी इस लाइन को स्ट्रेच कर लें मसला नहीं है, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते रहें कोई मसला नहीं है, इट इज अ वन टू वन फंक्शन। तो कोई भी लाइन हो, इट इज अ वन टू वन फंक्शन, नो प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक्स नहीं होते लेकिन क्यूबिक्स वन टू वन फंक्शन होते हैं, लेकिन उनमें भी फिर कभी ना कभी इश्यू आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बस दे देता हूँ, कि ये एक क्यूबिक फंक्शन है। सही है। ये क्यूबिक फंक्शन है एंड इट्स अ वन टू वन फंक्शन। लेकिन कुछ कुछ क्यूबिक फंक्शन कुछ यूं भी होते हैं, कुछ यूं भी होते हैं। तो फिर वो टेम्पोरेरीली, थोड़ी, कुछ टेम्पोरेरीली, मतलब कोई उनका जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो फिर मसले करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर मैं बनाऊं तो अच्छा लगेगा। तो मैंने एक ये क्यूबिक फंक्शन बना दिया, तो ये वाला पार्ट मसला नहीं करेगा, ये वाला पार्ट मसला नहीं करेगा, ये वाला पार्ट मसला नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते रहें। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो वन टू वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे थोड़ा इशू आ जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते रहेंगे तो देखें मोर देन वंस इंटरसेक्शन होगी। फिर उसके बाद आप बनाते रहेंगे तो मसला नहीं है, फिर एक ही दफा होगी। लेकिन फिर भी ना, एक दफा तो मसला कर गया ना, तो इसलिए दिस इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। सही। तो क्यूबिक्स इन जनरल वन टू वन नहीं होते, लेकिन ये वाला क्यूबिक होता है। लाइन तो हमेशा होगी वन टू वन फंक्शन। तो कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ होगा, पॉसिबली ग्राफ दिया हुआ होगा, तो हो सकता है आपसे पूछें कि वन टू वन फंक्शन है नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक्स इन जनरल नहीं होते, क्वाड्रेटिक्स नहीं होते बिल्कुल भी, लाइंस होती हैं हमेशा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन जनरल वन टू वन नहीं होते। x⁴, 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 ये जो इवन नंबर्स हैं, ये जो इवन नंबर्स हैं, या फिर वन टू वन फंक्शन नहीं होते। और जो ऑड वाले ना, ऑड वाले वो कभी होते हैं कभी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x³ लूं, ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया तो ये देखें ये है। इसी तरह अगर मैं सिंपली x⁵ लूं तो ये भी होंगे वन टू वन। लेकिन अगर मैं इनमें थोड़ी चेंजिंग ला दूं, फॉर एग्जाम्पल ये फिर कुछ इस तरह होगा, थोड़ी अगर मैं चेंजिंग ला दूं तो फिर अब ये नहीं है। इसी तरह अगर मैंने x⁵ में भी लेट से एक चेंजिंग ला ली, कुछ यूं कर दिया,
तो फिर मोस्ट लाइकली ये एक वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। तो वन टू वन की बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और पता होना चाहिए कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ वन टू वन फंक्शन। बस इतनी सी बात है। तो वन टू वन फंक्शन भी हो गया हमारा, डोमेन भी हो गई, रेंज बाद में देखेंगे, फंक्शंस की डेफिनेशन हो गई। इनवर्स फंक्शन, बस मैं इधर बात करना चाहता हूँ कि इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं। इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं, बस कंप्यूटेशन, कि हाउ डू यू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बस ये एक बहुत छोटा सी बात है, तो कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए मैं ये गो थ्रू करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें जो डिटेल्स है वो फिर बाद में करेंगे। तो इनवर्स फंक्शन की कंप्यूटेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये फंक्शन दे दूं 3x + 6, अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द इनवर्स फंक्शन, तो बहुत सिंपल सी बात है, बस एक ही काम है। और वो एक काम क्या है, ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व या रीअरेंज, सॉल्व या फिर रीअरेंज फॉर वाई, ओ आई मीन एक्स। उसके बाद जब ये हो जाए, रिप्लेस वाई विथ एक्स, या इसको यूं भी बोल सकते हैं कि इंटरचेंज, इंटरचेंज वाई एंड एक्स। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे व्हाट मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई, ये रट्टा मारना है, तो ये बात की बात है, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले ये समझें, बाद में फिर वो भी पता चल जाएगा कि ऐसा मैसा करता क्यों है। और ये कोई रट्टा, ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये एक्चुअल तरीके हैं इन्वर्स निकालने के। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं किसका इन्वर्स निकालना है, 3x + 6 का, तो 3x + 6 का इन्वर्स कैसे निकलेगा, यू हैव टू सॉल्व या रीअरेंज फॉर एक्स, बस बात खत्म। तो अगर आपके अलजेब्रा या बॉड मास आपको पता हो किस तरह काम करता है, तो डायरेक्टली आप y - 6 करेंगे, और फिर x से डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे। अब आप इंटरचेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये y बन जाएगा। लेकिन मैंने लेफ्ट ट्रैक को शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अक्सर हम वेरिएबल लेफ्ट पे रखते हैं जो अलोन होता है। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन आ गया, दैट इज इट, बात खत्म। अब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिकली इन टर्म्स ऑफ डोमेन एंड रेंज, उस पर बाद में बात करेंगे, सही है। बस अभी मैं इनवर्स फंक्शन की कॉम्पुटेशन बता रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि 3y + 6x = -17, इसका इनवर्स फंक्शन निकालें, तो क्योंकि y डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो थोड़ा काम, मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि आप पहले y को सब्जेक्ट बनाएं और बताएं कि ये मेरा फंक्शन है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब आपको यूं फंक्शन दिया हुआ है, इसमें y अकेला नहीं है, तो आपको यूं नहीं करना है कि आप पहले y को सब्जेक्ट बनाएंगे मजबूरी में, कि y को आपने सब्जेक्ट बनाया, फिर आपने बताया कि हाँ भाई ये मेरा फंक्शन है, अब मैं इसका इन्वर्स निकालने जा रहा हूँ, नहीं, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। आप यहीं से भी काम शुरू कर सकते हैं कि आपको x को सब्जेक्ट बनाना है। ओके, तो x को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो -17 -3y, और ये हो जाएगा -17 -3y/6। तो इंटरचेंजिंग की, तो इन अदर वर्ड्स दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, यूं नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, ये भी आपका ओरिजिनल फंक्शन है, और इसका इनवर्स फंक्शन ये रहा, सही। ग्राफिकली और डोमेन रेंज की क्या इसमें कनेक्शन है वो बाद में बात करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उससे पहले वीडियो खत्म करें। अगर मैं आपको बोलूं ये, इसका इनवर्स फंक्शन निकालें, तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसे निकालेंगे, वही बात है, y - 5। ओके, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस भी आएगा, और फिर एक्स को सब्जेक्ट बना दें। तो क्योंकि प्लस माइनस है तो दो दफा लेना पड़ेगा, मैं अभी डिटेल बताता हूँ। तो ये आएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और फिर एक दफा +2 आएगा, और फिर नेगेटिव स्क्वायर रूट, और फिर एक दफा प्लस आएगा। तो जो आपके दो इनवर्स पॉसिबल इनवर्स फंक्शंस बनेंगे, वो ये बनेंगे। ओके, अब दो बातें, क्या कि क्या ये मेरा इनवर्स फंक्शन है, क्या ये, दोनों हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द डोमेन। सही है, उस पर मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा, अभी से कंप्यूटेशन की बात है कि किस तरह इन्वर्स निकालना है, वो बाद में डिटेल देख लेंगे। तो दोनों पॉसिबल इन्वर्स हो सकते हैं, वो डिटेल बाद में देखेंगे। और डिटेल ये है कि छोटी सी डिपेंड्स ऑन द डोमेन, वो बाद में बात करेंगे। एक बात तो ये हो गई। आ, दूसरी बात मुझे क्या बतानी थी, दूसरी बात मुझे क्या बतानी थी, बस ये बतानी थी, वो बाद में देख लेंगे कौन सा हम इन्वर्स एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस आपको कंप्यूटेशन आनी चाहिए कि यू हैव टू सॉल्व फॉर एक्स, या रीअरेंज फॉर एक्स एंड देन इंटरचेंज एक्स एंड वाई। सही है? बस ये कोई भी फंक्शन आपके पास आ जाए, कोई भी, भले जितने से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, यूं क्यों ना हो, इसका भी इन्वर्स निकाल लें। तो ये इसका आएगा, एक्स की वैल्यू ये होगा y का 1/3,
तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू 1/3, इसको यूं भी लिख सकते हैं। इतनी सी बात है। तो इसमें तो चलो एक ही आ गया, लेकिन स्क्वायर या स्क्वायर रूट के केस में फिर दो आते हैं, फिर आपको देखना पड़ता है कि कौन सा आप चूज करेंगे, उसमें बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ कंप्यूटेशन में बता रहा हूँ कि हमारा फोकस था कि किस तरह यू हैव टू रीअरेंज ए सॉल्व फॉर एक्स एंड देन रिप्लेस वाई। एक और कर लेते हैं आखिरी, लेट्स से ये है, ये भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 4y - xy, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया उधर जाके, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव टू सॉल्व फॉर एक्स, तो एक्स डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर में लेके जाना है। फिर बता रहा हूँ अलजेब्रा आपकी अच्छी होनी चाहिए, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कॉमन सेंस के, एक्स डिनोमिनेटर में, तो इसको अगर मैं सब्जेक्ट बनाने जाऊंगा तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी इन द न्यूमिनेटर, तो इसलिए इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया उधर। अब मुझे क्योंकि एक्स चाहिए, तो बाकी सबको मैं उधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा XY, एंड देन एक्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y - 6/y। तो इन अदर वर्ड्स ये हो जाएगा आपका 4x - 6/x। मैं एक दफा चेक कर लूँ मैंने सही किया है। 4y - 6/y, बिल्कुल ठीक किया है। और फिर y, ओके। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन है। बस एक आखिरी बात जो मुझे याद आ गई, कि इनवर्स फंक्शन को हम यूं पढ़ते हैं, ये पावर में f की पावर -1, मतलब पावर में, एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि जहां पावर लिखते हैं ना वहां हम पावर माइनस, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ y की पावर 3, तो पावर ऑब्वियसली हम ऊपर लिखते हैं टॉप राइट पे। तो ये जो -1 है ये एक्चुअली पावर नहीं है, ये बस पावर की जगह पे आता है। तो ये मत समझिएगा कि ये f की पावर -1 है, ये पावर नहीं है, बस हम इसको लिखते हैं -1 और इसको पढ़ा जाता है इनवर्स ऑफ f या f इनवर्स ऑफ x। इसको हम पढ़ते हैं इनवर्स फंक्शन, या फिर इसको आप यूं भी पढ़ सकते हैं कि इनवर्स ऑफ y, या फिर इन अदर वर्ड्स इनवर्स ऑफ f ऑफ x, और इसको हम यूं भी पढ़ते हैं f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x। सही। और ये जो f इनवर्स ऑफ x है इसको हम लिखते हैं इस तरह है कि f इनवर्स x। सही। f इनवर्स ऑफ x, लेकिन वो मैं हटा रहा हूँ क्योंकि उसको हम लिखते नहीं है, पढ़ते हैं f इनवर्स ऑफ x, f ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आपके इनवर्स फंक्शन, फॉर एग्जांपल आपके पास ये इनवर्स फंक्शन आया ना, तो उसको आप यूं भी लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x, इसको आप यूं भी लिखेंगे। सही। तो ये मत करिएगा कि ये f ऑफ x की पावर -1 है, नहीं, ये f इनवर्स x, इसको पढ़ते हैं पावर की जगह लिखा जाता है, लेकिन पावर एक्चुअली होती नहीं है। इसी तरह ये हमने निकाला, तो इसको आप पढ़ेंगे f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x, या फिर x की पावर 1/3। इसी तरह ये हमने दो निकाले, इसको छोड़ देते हैं। इसी तरह इसको आप यूं लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू -17 - 3x/6। तो ओरिजिनल फंक्शन के लिए जब हम y लिखते हैं, लेट्स से ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, लेट्स से y इक्वल्स टू 3x² - 7, ऐसे एक बात है। सही। चलो 3x - 3 कर लेता हूँ, 3x - 3 कर लेता हूँ, तो इसको हम यूं भी लिखते हैं। सही। इसी तरह जब आप इनवर्स फंक्शन पे आएंगे, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन अगर आप निकाले, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। मैंने थोड़ी रफ वर्किंग की, तो इसको आप फिर यूं भी यूं लिखेंगे, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ x। सही। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज द इनवर्स फंक्शन एंड दैट इज द ओरिजिनल फंक्शन। अब बाकी इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज पे बात करेंगे बाद में, और फिर उसकी ग्राफिकली बात करेंगे आखिर में, फिर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, और फिर बिल्कुल आखिर में रेंज की बात करेंगे। एक्चुअली रेंज की बात कॉम्पोजिशन से पहले करनी पड़ेगी। तो इसमें हमने डोमेन डिस्कस किया, डोमेन फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन इनवर्स फंक्शन। ओके, दैट इज इट, थैंक यू।